Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our today's session, we are going to discuss about the new unit, which is weak slot and filler structures. We have already discussed about the unit number 7, which is statistical reasoning, जिसमें हमने fuzzy logic देखा था, Bayesian theorem, Bayesian network, डेम्स्टर-शेफर थ्योरी, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी. इन आवर टुडेज सेशन हम 8th यूनिट जो है वो कंप्लीट करेंगे. इन आवर 6th यूनिट वी हैव डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ISA एंड इंस्टेंसेस लिंक्स. उसमें हमने मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में भी डिस्कशन किया था. मोनोटोनिक इनहेरिटेंस कैन बी परफॉर्म्ड substantially more efficiently with such structures called pure logic, and non-monotonic inheritance is also easily supported by ISA and instance relationship. The reason that makes inheritance easy is that the knowledge in slot and filler system is structured as a set of entities and their attributes. This structure turns out to be useful as it indexes assertion by the entities they describe. As a result, retrieving the value for an attribute of an entity is fast. It is a form of object-oriented programming and has the advantage that such systems normally include modularity and ease of viewing by people. यहाँ पे हम सिमेंटिक नेट और फ्रेम का यूज़ करके वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सिमेंटिक नेट एंड फ्रेम्स. आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि इसकी सिमेंटिक नेट जनरेट करो या उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेंटिक नेट क्या है वो डिस्कस करते हैं हम. तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर टोटल 3 अप्रोचेस का हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज सिमेंटिक नेट, second is frame, and the third one is the script. The semantic net describe both object and event. In a semantic net, information is represented as a set of nodes connected to each other by a set of labeled arcs, which represent the relationship among the nodes. यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन एंड ममल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो हमने एक आर्क से रिप्रेजेंट किया और आर्क का लेबल हमने दिया है इज अ. पर्सन एंड हेड, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है हैज पार्ट रिलेशनशिप से. माई कॉल इज द इंस्टेंस ऑफ पर्सन. माई कॉल इज अ टीम कलर फॉर ब्लैक एंड ब्लू एंड माई कॉल टीम्स अ कार्डिफ. तो यहाँ पे आप जितने भी ऑब्जेक्ट ये देख रहे हो, ये सारे ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप हमने उसके आर्क से आर्क के लेबल से मेंशन की हुई है. तो दीज आर ऑल द रिलेशनशिप ऑफ द सिमेंटिक नेट. उसके बाद आता है, दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर द सिमेंटिक नेट. इसे आप इंटरसेक्शन सर्च भी बोल सकते हो. बेसिकली सिमेंटिक नेट जो है दैट इज द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ नोड्स विच आर कनेक्टेड बाय द लेबल्ड आर्क. It is directed graph consisting of vertices which represent concept and edges which represent semantic relationship between the concept. It is also known as the associative net due to the association of one node with the other. The main idea is that the meaning of concept comes from the way in which it is connected to other concept. We can use inheritance to derive additional relations. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इवेंट 1 दी है. इवेंट 1 का एक एजेंट है जॉन. इवेंट 1 का ऑब्जेक्ट है बुक 69. बुक 69 इज द इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर बुक नाम का कोई क्लास है जिसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो दैट इज बुक 69. मैरी इज द रिसीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड इवेंट इज द इंस्टेंस ऑफ गिव. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेंटिक नेटवर्क ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस जॉन गेव मैरी द बुक. जॉन इज द एजेंट, जॉन ने मैरी को एक बुक दी है. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिमेंटिक नेट से हम ऐसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. उसके बाद आता है पार्टीशन सिमेंटिक नेट. इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट सिंपल क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन इन अ सिमेंटिक नेट, देन इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द पार्टीशनिंग
the semantic net into a hierarchical set of spaces, each of which corresponding to the scope of one or more variable. For example, the dog beat the mail courier. This is simple and can be easily represented by the semantic net. यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि द डॉग बीट द मेल करियर, जिसके अंदर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर डॉग जो है उसे हम एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं. बाइट को भी हम एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, मेल करियर को भी हम एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. तो वी कैन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉग एंड मेल करियर एंड दैट रिलेशनशिप इज द बाइट. मतलब कोई भी फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज नेसेसरी टू एनकोड द स्कोप ऑफ द यूनिवर्सली क्वांटिफाइड वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे डॉग को डी ले लिया, बाइट को बी ले लिया एंड मेल करियर को हमने एम लिया है. तो मेल करियर इज द विक्टिम, वी कैन से दैट. तो हर एक एलिमेंट को हम उसके दूसरे एलिमेंट का यूज करके रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अर्थ है जिसका हमने ऑब्जेक्ट लिया है ऑब्जेक्ट 1 एंड फ्लैट दैट इज द प्रॉपर्टी 1. तो स्टेटमेंट आपका है अर्थ इज अ फ्लैट, तो उसे हम विद द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी रिलेशनशिप आप पार्टीशन नेटवर्क से उसे रिप्रेजेंट करा सकते हो कि ऑब्जेक्ट 1 एज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी 1. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया अर्थ एंड प्रॉपर्टी 1 हो गई फ्लैट. तो ये आपका रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टीशन नेटवर्क यूज होता है. Partition semantic networks allow for proposition to be made without commitment to truth and expression to be quantified. For example, every parent allows their child to represent. Create a general statement GS, which is known as the special class. Make a node G that is an instance of your special class GS. Every element will have at least 2 attributes. A form that states which relation is being asserted and one or more for all. जैसे हमने देखा था कि आपका जो क्वांटिफायर है वो 2 पार्ट में आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो. एक फॉर ऑल विच इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द अनदर वन इज द एग्जिस्ट दैट इज द अनदर क्वांटिफायर. तो इन दोनों का यूज करके हम एक कनेक्शन जनरेट करवा सकते हैं. आपका स्टेटमेंट है एवरी पेरेंट लव्स देयर चाइल्ड. ये स्टेटमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करवाना है, तो मैंने पेरेंट को x ऑब्जेक्ट दिया और चाइल्ड को y ऑब्जेक्ट दिया है और उनके बीच की जो प्रॉपर्टी थी दैट इज लव्स, उसे हमने x और y से रिप्रेजेंट किया है. मतलब हमारा ये पूरा स्टेटमेंट जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पेरेंट टेंड्स टू चाइल्ड लव्स x, y. यहाँ पे हमने पेरेंट को x लिया है, चाइल्ड को y लिया है और हमारी जो प्रॉपर्टी थी लव उसे हमने रिप्रेजेंट किया है लव्स x, y. दैट मीन्स x लव्स y विच इज नथिंग बट द पेरेंट लव्स चाइल्ड. तो ये हमारा जनरल स्टेटमेंट हो गया जिसमें हमने x और y 2 नोड बनाए और इंस्टेंसेस बनाए हमारे ऑब्जेक्ट के और उसका यूज करके हम हमारा पूरा स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. दिस इज द पार्टीशन नेटवर्क फॉर्म ऑफ योर स्टेटमेंट विच इज पेरेंट लव्स चाइल्ड. तो जैसे हमने देखा कि ये हमारा स्टेटमेंट था पेरेंट लव्स चाइल्ड. हमने एक जनरल क्लास बनाया GS जिसका एक इंस्टेंस लिया है GS1. GS1 के अंदर हमने एक फॉर्म लिया है दिस और उसके अंदर हमने एक और इंस्टेंस लिया है विच इज GS2. GS2 जो है वो डायरेक्टली GS का भी इंस्टेंस कह सकते हैं हम और GS1 का भी वो पूरा फॉर्म जो है वो इंस्टेंस बनेगा. अब GS2 का फॉर्म हमने ये जनरेट किया है जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक वन फॉर चाइल्ड एंड अनदर फॉर लव्स. पेरेंट जो है उसका हमने फॉर्म में ही एक क्लास बना दिया है दैट इज P1. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि P1 जो है P1 और C2 का यूज करेंगे हम यहाँ पे I3 इंस्टेंस के अंदर. तो ये पूरी तरीके से आपका जो पार्टीशन नेटवर्क है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप यहाँ पे GS1 अगर ना लेना चाहो तो भी चलेगा. ये GS1 हमने लिया है फॉर ऑल. फॉर ऑल का मतलब होता है हम हर एक पेरेंट की बात कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर हमारा जो स्टेटमेंट है इफ इट एग्जिस्ट फॉर समवन देन हम ये पूरा फॉर्म GS2 वाला जो है वो कवर करेंगे. द अनदर वन इज द फ्रेम रिप्रेजेंटेशन. फ्रेम रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें
तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें सिमेंटिक नेट अगर आप जनरेट करना चाहोगे तो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है. तो वी हैव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू जनरेट दिस काइंड ऑफ नेट्स, पार्टीशनिंग नेट और सिमेंटिक नेट. Although there is no clear distinction between a semantic net and frame system, but more structured the system is, more likely it is to be termed as a frame system. Frame system अगर आपको represent करना है तो that is the easier way according to your semantic net. A frame is a collection of attributes called slots and associated values that describe some entities in the world. Sometimes a frame describes an entity in some absolute sense. Sometimes it represents the entity from a particular point of view only. A single frame taken alone is rarely useful. We build frame system out of collection of frames that are connected to each other by their facts that the value of an attribute of one frame may be another frame. फ्रेम के अंदर हम फेसेट्स की बात कर सकते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम फॉर अ बुक. यहाँ पे आपको दिया है कि हम बुक के स्लॉट्स लेंगे. जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के अंदर हम 1.1, 1.2, 1.3, अगेन 1.1 के अंदर हम 1.1.1, 1.1.2 ऐसे करके स्लॉट्स जनरेट करते हैं. तो एक हमने वो लिया है, फिर उसका टाइटल, ऑथर, एडिशन, ईयर एंड पेज. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर बुक एंड दिस आर द एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ऐसे हम हमारे फ्रेम को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. This is another example. Let's suppose we are taking an entity Peter. Peter is an engineer as a profession and his age is 25. He lives in the city London and the country is England. So हमें अगर ये चीज़ को फ्रेम में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे स्लॉट्स में आएगा नेम, प्रोफेशन, एज, मैरिटल स्टेटस एंड वेट. फिल्टर में आएगा, नेम में आएगा पीटर, प्रोफेशन इज डॉक्टर, सॉरी यहाँ पे आएगा इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आपको, पीटर इज अ इंजीनियर एज अ प्रोफेशन. तो यहाँ पे आएगा इंजीनियर जिसकी एज है 25, मैरिटल स्टेटस इज सिंगल एंड वेट इज 78. तो आपको जो स्टेटमेंट दिया है दैट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप आपकी कोई भी फ्रेम जो है वो जनरेट करवा पाओगे. These are the advantage and disadvantage for the frame structure. The frame knowledge representation makes the programming easier by grouping the related data. The frame representation is comparatively flexible and used by many applications in AI. It is very easy to add slots for new attribute and relation. जैसे हम यहाँ पे अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही है तो आप उसके हिसाब से स्लॉट्स और उसके फिल्टर जो है वो ऐड करवा पाओगे इजीली. It is easy to include default data and to search for missing values, and frame representation is easy to understand and visualize. These are the disadvantages of the frame structure. So these are the two important topics of your this chapter. First is semantic net and the another is frame structure. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है. ये चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है. अगर ये चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.